नमस्कार। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड इलाहाबाद द्वारा जो आयोजित टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं की गई हैं, उनमें से हम आज की इस क्लास में देखेंगे कि नागरिक शास्त्र या कहें राजनीति शास्त्र में जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं, वो भी सन 2001 की एग्जाम में आयोजित जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों की एकदम बेहतरीन तरीके से व्याख्यात्मक हल देखेंगे। तो एक बार जो भी विद्यार्थी लाइव हैं, वो जो है पॉइंट टू पॉइंट जो है सभी बातों को जो है कमेंट के माध्यम से आंसर बताते चलेंगे। और यदि किसी भी प्रकार के कोई डाउट बनते हैं तो आप जो है यहाँ पर दिए गए नंबर पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि इस क्लास की आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो इस नंबर पर भी आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ से जो है इस क्लास की आप सभी को पीडीएफ जो है प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए जो है इस क्लास को एकदम बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर पहले प्रश्न में देख पा रहे हैं कि आप सभी से पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ध्यान से आप सभी को आंसर बताना है। तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किसकी उक्ति है। दिया है इन्वर्टेड कॉमास में, राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है। और यहाँ पर विकल्प दिया है लास्की, गार्नर, सेवाइन और माउंटबेटन दिया है। तो आप सभी जो है कमेंट के माध्यम से राइट आंसर का चयन करेंगे कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम बात करते हैं कि उपरोक्त में आप सभी ने जो यहाँ पर कथन देखा था, राजनीति शास्त्र का आदि और अंत जो है किसके साथ होता है, तो जो है इसे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वह हो जाएगा गार्नर ने जो है इस कथन को कहा था। लेकिन हम जो है इस प्रश्न का या इस प्रश्न की जो है हम व्याख्यात्मक हल देखेंगे, व्याख्या करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से कि जो है इस प्रश्न से आपके एग्जाम में कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि पहला यहाँ पर जो विकल्प दिया है, आपने देखा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गार्नर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं गार्नर के विषय में क्या क्या कथन और आ सकता है। देखिए सबसे पहले आप सभी को स्मरण होना चाहिए कि गार्नर ने जो है विकासवादी सिद्धांत या हम कहें कि ऐतिहासिक उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया था। और इसी के साथ ही गार्नर ने ही आंतरिक संप्रभुता के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं गार्नर। और यदि इसी कड़ी में देखा जाए तो गार्नर ने ही एक महत्वपूर्ण कथन और दिया था। और इन्होंने जो है यह कहा था कि जो है राज्य का निर्माण नहीं बल्कि जो है विकास हुआ है। और इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर जो है अगला विकल्प हम बात करते हैं, मूल्यांकन करते हैं अगले विकल्प की तरफ। तो इसमें जो है एक विकल्प लास्की मिलता है। तो लास्की ने कौन सा कथन दिया था, तो आप सभी नोट कर सकते हैं। इन्होंने कहा था कि संप्रभुता सिद्धांत को राजनीति शास्त्र से निकाल देना चाहिए क्योंकि यह राजनीति शास्त्र के लिए अच्छी बात होगी। और यदि हम बात करते हैं कि जो लास्की हैं, इस लास्की की जो है प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो उसमें से उसका नाम आता है ग्रामर ऑफ
पॉलिटिक्स इनकी जो है प्रसिद्ध पुस्तक है लास्की की। और इसके साथ ही इनकी जो है अगली कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो उस पुस्तक का नाम है लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट। आप सभी नोट करते चलेंगे, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट जो है अगली इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। और इसी के साथ ही देखा जाए तो लास्की की जो अगली प्रसिद्ध पुस्तक है वह है कम्युनिज्म। उम्मीद और आशा करते हैं कि यहाँ तक जो है आप सभी को बातें समझ में आई होंगी। और अगला एक विकल्प दिया है सेबाइन। तो सेबाइन ने जो है एक कथन कहा था, इन्होंने यह कहा था कि वैसे तो मैं एकलवादी हूँ, लेकिन विकल्प ना मिलने पर मैं जो हूँ बहुलवादी बनने को तैयार हूँ। यह कथन जो है शेबाइन ने कहा था। इस तरीके से आप सभी ने यहाँ पर देखा कि इस पहले प्रश्न का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा गार्नर, जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आप सभी इसी तरीके से कमेंट के माध्यम से राइट आंसर का चयन करते चलेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या जो 2 है, जो दूसरा है, इसमें आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है। और यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं। इन विकल्पों में से आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। और पहला विकल्प क्या दिया है, गणतंत्रीय, संघीय और अध्यक्षात्मक दिया है। दूसरा विकल्प दिया है गणतंत्रीय, एकात्मक और संसदीय दिया है। और तीसरा विकल्प दिया है गणतंत्रीय, संघीय और संसदीय दिया है। और चौथा विकल्प दिया है गणतंत्रीय, एकात्मक और अध्यक्षात्मक दिया है। तो आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। पहली चीज तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझना है कि इसमें जो प्रश्न पूछा गया है वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो यहाँ पर आप सभी को एकदम ध्यान से समझना है कि जो अध्यक्षात्मक एक मिनट, जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है, तो ये जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है तो ये किस देश में पाई जाती है, तो यूएसए अर्थात अमेरिका के संविधान में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। इस तरीके से विद्यार्थियों पहला विकल्प हो जाएगा गलत। और दूसरे विकल्प का मूल्यांकन करते हैं। तो दूसरे विकल्प में क्या दिया है, गणतंत्रीय दिया है, तो भारत में पाई जाती है। और संसदीय भी भारत में पाई जाती है। लेकिन एकात्मक जो सरकार है यह भारत में नहीं पाई जाती है, बल्कि ये जो है यूके अर्थात ब्रिटेन के संविधान में एकात्मक शासन व्यवस्था की झलक देखने को मिलती है। अर्थात दूसरा विकल्प भी गलत हो जाएगा। चलिए, अब हम तीसरे विकल्प का मूल्यांकन करते हैं। तो इसमें दिया है गणतंत्रीय, तो भारत में गणतंत्रीय शासन व्यवस्था है। और दूसरा है संघीय, तो संघीय शासन व्यवस्था भी भारत में है। और संसदीय शासन व्यवस्था भी भारत में है। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या जो दूसरा है इसका तीसरा विकल्प जो है आप सभी का एकदम राइट आंसर होगा। और चौथे विकल्प में देखते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो गणतंत्रीय जो है भारत में पाई जाती है। और एकात्मक सरकार की बात करते हैं तो ये जो है यूके अर्थात ब्रिटेन में पाई जाती है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो है यूएसए में पाई जाती है। इस तरीके से आप सभी ने देखा कि इस प्रश्न संख्या 2 का जो राइट आंसर होगा वह होगा 3 हो जाएगा, अर्थात सी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रश्न संख्या जो 3 है, इसमें आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, तो आप सभी कमेंट के माध्यम से राइट आंसर का चयन करेंगे। तो आप सभी से पूछा जा रहा है कि दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य क्या है, और विकल्प दिए हैं 4। पहला विकल्प दिया है राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, और दूसरा विकल्प दिया है भौतिक विकास के लिए कार्य करना, और तीसरा विकल्प दिया है अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना, और चौथा विकल्प दिया है धर्म की रक्षा करना। तो आप सभी जो है कमेंट के माध्यम से राइट आंसर का चयन करें कि जो है राइट आंसर क्या होगा। चलिए, यदि हम बात करते हैं कि दबाव समूह जो है, ये दबाव समूह होते क्या हैं, तो ध्यान से आप सभी मौखिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, दबाव समूह जो होता है, लोगों का एक ऐसा संगठन होता है जो अपनी सदस्यों के हितों में वृद्धि के लिए अपने पक्ष में नीतियों के निर्माण हेतु जो है सरकार पर दबाव डालता है। एक प्रकार से यहाँ पर आप सभी ने देखा कि दबाव समूह जो है एक प्रकार का क्या हो जाता है, संगठन होता है। और ये जो संगठन है, ये किसी भी प्रकार का संगठन हो सकता है, चाहे हम कहें कि वह मजदूरों का संगठन हो सकता है, चाहे हम कहें कि वह किसानों का संगठन हो सकता है। और ये जो है एक संगठन बना करके जो है ये क्या करते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं और अपनी नीतियों को स्थापित करने के लिए ये दबाव डालते हैं। और देखा जाए तो दबाव समूह को लेकर के एक प्रसिद्ध राजनीतिक शास्त्री थे जेगलर। तो जेगलर ने जो है अपने अनुसार जो है एक कथन कहा था। तो जेगलर ने कहा कि दबाव समूह लोगों का ऐसा संगठन है जो सरकार से बाहर रहते हुए भी सरकारी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इस तरीके से इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह तीसरा जो विकल्प है, यही जो है आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एक उम्मीद और आशा करते हैं कि यहाँ पर जो है आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपके एग्जाम में और भी प्रश्न पूछे जाते हैं दबाव समूह से लेकर के, तो आप सभी नोट करते चलेंगे। जैसे एक विद्वान है S.E. फाइनर हैं, तो S.E. फाइनर ने दबाव समूह को जो है अज्ञात सम्राट की संज्ञा दी थी। और इसी तरीके से एक और विद्वान आते हैं, उनका नाम है शुम्पीटर। आप सभी नोट करते चलेंगे। तो शुम्पीटर ने जो है दबाव समूह को जो है गुमनाम, और यहां पर आप नोट करेंगे गुमनाम जो है साम्राज्य की संज्ञा दी थी। और इसी तरीके से एक विद्वान और आते हैं, उनका नाम है मैकिन। आप सभी नोट करते चलेंगे। तो मैकिन ने दबाव समूह को अदृश्य सरकार की संज्ञा दी थी। इस तरीके से आप सभी ने देखा कि इस प्रश्न का राइट आंसर जो है तीसरा विकल्प जो है हो जाएगा। अब हम चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 4 है, इसमें आपसे
पूछा क्या जा रहा है, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन में, तो आप सभी से पूछा जा रहा है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है। और यहाँ पर विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प दिया है सभापति या राज्यसभा, और दूसरा विकल्प दिया है अध्यक्ष या लोकसभा, और तीसरा विकल्प दिया है राष्ट्रपति, और चौथा विकल्प दिया है विरोधी दल का नेता। तो आप सभी जो है कमेंट के माध्यम से राइट आंसर का चयन करें। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि आर्टिकल 108 में यह कहा गया है कि अधिवेशन संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो जो आहूत करता है या संबोधित करता है, वह करता है राष्ट्रपति करता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं अध्यक्षता की, कि संसद के सदनों की अध्यक्षता कौन करेगा, तो वहां पर लोकसभा की स्थिति में हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष अर्थात स्पीकर हो जाएगा, और राज्यसभा की स्थिति में सभापति करेगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा सी, अर्थात तीसरा जो है आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 5 है, इसमें आपसे ध्यान से समझना है कि क्या पूछा जा रहा है, तो आप सभी कमेंट के माध्यम से बताते चलेंगे। चलिए आपसे पूछा जा रहा है कि संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, और विकल्प दिया है केंद्रीय गृह मंत्री, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो आप सभी जो है राइट आंसर का चयन करें। चलिए देखिए आर्टिकल 316 ब्रैकेट में फर्स्ट की अकॉर्डिंग जो है संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट ही करता है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह जो है विकल्प 3 हो जाएगा, अर्थात राष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 6 है, इसमें आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था, और विकल्प दिया है बीपी सिंह, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, चरण सिंह। तो आप सभी जो है राइट आंसर का चयन करें कि राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो है जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा मोरारजी जो है देसाई जो थे, ये प्रथम गैर कांग्रेसी नेता थे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 7 है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है कौन। विकल्प दिया है मुख्यमंत्री और मुख्य चुनाव अधिकारी, गवर्नर और मुख्य सचिव। तो आप सभी राइट आंसर का चयन करें कि राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि राज्य विधानसभा अर्थात एमएलए का जो चुनाव होता है या जो चुनाव है, मुख्य चुनाव अधिकारी जो होता है यही जो है इनका चुनाव कराता है, अर्थात विकल्प जो है 2 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या जो 8 है, इसमें आप सभी से पूछा जा रहा है कि किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति
और व्यवस्था कायम करता है। विकल्प दिया है जिलाधीश, पुलिस कप्तान, राज्य के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री। तो आप सभी राइट आंसर का चयन करें। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो जिम्मेदार होता है तो वह होता है जिलाधीश, अर्थात जो डीएम होता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, यही जो होता है इसका जिम्मेदार होता है। अर्थात जो है पहला विकल्प जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। तो इसमें जो है आप सभी से पूछा जा रहा है कि मुख्य लेखा अधिकारी इनमें से किसके आय व्यय की जांच नहीं करते। विकल्प दिया है राज्य सरकार की, केंद्रीय सरकार की, नगर निगम की, सरकारी उद्योग की। तो आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि जो मुख्य लेखा अधिकारी होता है यह जो है राज्य सरकार के जांच करता है। थोड़ा सा, हाँ, राज्य सरकार की आय की जांच करता है, केंद्रीय सरकार की आय की जांच करता है और सरकारी उद्योगों की भी जांच करता है। लेकिन जो नगर निगम होता है इनकी जांच नहीं करता है। इस तरीके से प्रश्न संख्या जो आपने देखा था 9 का जो उत्तर होगा वह जो है तीसरा विकल्प जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या जो 10 है इसमें आप सभी से पूछा जा रहा है, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन में, कि निम्न में से कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है, आप सभी को बताना है। अब देखिए विकल्प क्या दिया है, स्थायित्व दिया है, तटस्थता दिया है, अक्षमता दिया है, गोपनीयता दिया है। तो आप सभी राइट आंसर का चयन करें। देखिए नौकरशाही का मतलब ये होता है कि जो नौकर, जैसे हम बात करते हैं कि एक प्रकार से ध्यान से आप लोग समझेंगे। देखिए जो कार्यपालिका होती है तो कार्यपालिका जो होती है यह प्रमुख रूप से 2 पार्ट में डिवाइड होती है ना। जैसे एक केंद्र में होगी, सेंट्रल में होगी, और दूसरी राज्य में होगी। तो केंद्र जो है, तो केंद्र की कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होगा राष्ट्रपति होता है, और इसी तरीके से राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख जो होगा वह राज्यपाल होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, राज्यपाल कहें या हम कहें कि राष्ट्रपति कहें, तो ये सभी क्या हैं, नौकरशाही हैं जनता के। तो इनकी जो है क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ध्यान से समझेंगे। इनकी क्या विशेषताएं नहीं पूछा है ना, नहीं पूछा है। तो अक्षमता, भाई यदि अक्षम है तो वो शासन प्रणाली को कैसे चला पाएंगे, यही जो है आप सभी का जो है विशेषता नहीं होगा। यही जो है आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 11 है इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है, ध्यान से आप लोग समझेंगे। पूछा जा रहा है कि उदारवाद किसका हित चाहता है। विकल्प दिया है अभिजात्य वर्ग का, धनवानों का, निर्धनों का, और दिया है सबका। तो आप सभी जो है राइट आंसर का चयन करें कि राइट आंसर जो है क्या होगा उदारवाद के परिप्रेक्ष्य में। तो सबसे पहली चीज तो आप सभी को जानना यह आवश्यक है कि उदारवाद होता क्या है। तो आप सभी नोट करते चलेंगे। देखिए
ये जो उदारवाद यहाँ पर आपने शब्द देखा था, तो उदारवाद ये जो शब्द है, यह लैटिन भाषा के लिबरलिज्म शब्द से निकला है। और यहाँ पर लीबर होता है, तो लीबर का अर्थ जो होता है वह होता है स्वतंत्रता होता है। इस तरीके से ये जो उदारवाद होता है, ये जो है स्वतंत्रता को ही जो है सबसे जो है बहुमूल्य मानता है। इस तरीके से यदि हम बात करते हैं कि जो उदारवाद है, यह निजी संपत्ति और निजीकरण पर बल देता है। आपने क्या देखा कि निजी संपत्ति और निजी संपत्ति और जो है निजीकरण पर बल देता है। वह मुक्ति विहीन मय पर आधारित व्यवस्था का समर्थन करता है। इसीलिए उदारवाद को जो है पूंजीवाद भी कहा जाता है। और यहीं पर आप सभी को ध्यान से समझना है कि जो उदारवाद है, तो उदारवाद का जो है प्रथम प्रतिपादक, या हम कहें कि प्रथम विचारक उदारवादी कौन था, तो उनका नाम आता है अरस्तु। ये जो है प्रथम उदारवादी विचारक थे। लेकिन आप सभी को यहीं पर ध्यान से समझना है कि उदारवाद का पिता यदि पूछा जाता है कि कौन थे, तो उदारवाद के जो पिता हैं उनका नाम है जॉन लॉक। जो हैं ये जो है उदारवाद के पिता थे। इस तरीके से और आपको समझना है, तो एक जो है उपयोगितावादी उदारवादी विचारक थे बेंथम और मिल थे। तो बेंथम और जो है मिल ने अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को ही सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस तरीके से उदारवाद किसका हित जो है चाहता है, तो इसमें आप सभी का जो राइट आंसर होगा पूंजीपतियों का, अर्थात जो है बी, अर्थात जो दूसरा विकल्प है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 12 है, इसमें जो है आप सभी से पूछा जा रहा है कि फांसीवाद विश्वास करता है कि, और विकल्प दिया है राज्य दल का श्रेष्ठ है, दल राज्य से श्रेष्ठ है, राज्य और दल दोनों एक दूसरे से अलग हैं, राज्य और दल एक ही हैं। तो आप सभी को बताना है कि राइट आंसर जो है क्या होगा। यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान से समझना है कि जो उदारवाद है, तो उदारवाद जो है ये होता क्या है, आप सभी को जो है सॉरी फांसीवाद पूछा था ना, फांसीवाद पूछा था ना, ये देखिए ध्यान से, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। आप सभी से पूछा गया है फांसीवाद के विषय में पूछा गया था। तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान से समझना है कि फांसीवाद जो है ये होता क्या है। तो आप सभी यहाँ पे नोट करेंगे। देखिए ये जो फांसीवाद है, यह फासिज्म शब्द अर्थात इटालियन शब्द से के फैंसियो शब्द से बना है, और जिसका अर्थ होता है लकड़ी का गट्ठर होता है। और ये जो फांसीवादी जो विचार धारा है, एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो है राज्य दल
अर्थात राज्य दल को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इस तरीके से ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 13 है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, तो इसमें जो है आप सभी से पूछा जा रहा है कि भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है। विकल्प दिया है लोकतंत्र डेमोक्रेसी, अधिनायकवाद, राजतंत्र और वर्गतंत्र दिया है। तो आप सभी राइट आंसर का चयन करें कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए, भाषण की स्वतंत्रता जो है, अर्थात एक प्रकार से देखा जाए तो बोलने की स्वतंत्रता के विषय में पूछा गया है। तो ये जो है लोकतंत्र के लिए ही सबसे आवश्यक होगा। यहाँ पर एक विकल्प में दिया था राजतंत्र दिया था। तो राजतंत्र में आप सभी को पता है कि राजा या महाराजाओं का शासन होता था और एक प्रकार से एक व्यक्ति का ही जो है शासन होता था। और ऐसी शासन व्यवस्था में जो व्यक्ति होता था, तो व्यक्ति को जो है बोलने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी। और वर्गतंत्र में क्या होता था कि इसमें जो है कुछ लोगों का शासन है, अर्थात कुछ व्यक्तियों का शासन होता था। इस तरीके से इस प्रश्न का राइट आंसर आपने देखा कि लोकतंत्र हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या जो 14 है। तो प्रश्न संख्या 14 में आप सभी से पूछा क्या जा रहा है, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था। विकल्प में दिया है लेनिन, बेंथम, जवाहरलाल नेहरू, जे.एस. मिल। तो आप सभी जो है राइट आंसर का चयन करें कि राइट आंसर क्या होगा। और इस प्रश्न को हम एकदम बेहतरीन तरीके से व्याख्या करेंगे और इसमें जितने विकल्प दिए हैं सभी विकल्प का मूल्यांकन करेंगे, ताकि जितने भी प्रकार के आपके एग्जाम में प्रश्न बने सभी आप सब कर सकें। चलिए यहाँ पर पहले हम बात करते हैं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था, कल्याणकारी राज्य का ये जो थे सबसे प्रबल समर्थक थे। और विकल्प में एक और दिया है बेंथम दिया है। तो बेंथम के बारे में थोड़ा सा आप सभी पॉइंट टू पॉइंट बातों को नोट करते चलेंगे। तो बेंथम जो थे, बेंथम ने क्या किया था, इन्होंने जो है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को निरर्थक और बकवास इन्होंने कहा। और इसी के साथ यदि हम बेंथम के विषय में अगला कथन देखते हैं तो बेंथम जो थे ये मताधिकार का वितरण करते समय प्रत्येक को एक गिना जाए, एक से अधिक नहीं गिना जाना चाहिए, ये कथन जो है बेंथम ने ही कहा था। चलिए और अब हम देखते हैं कि विकल्प में जो है जे.एस. मिल को दिया है। तो जे.एस. मिल ने क्या कहा था, तो इन्होंने जो है लोकतंत्र के विषय में कहा था कि लोकतंत्र में उच्च कोटि के राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है। तथा इसके अलावा इन्होंने दूसरा कथन कहा कि शिक्षित एजुकेटेड और संपत्तिशाली को एक से अधिक वोट मिलना चाहिए, इन्होंने इस कथन को कहा था। चलिए इस तरीके से आप सभी ने देखा कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह तीसरा हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या जो 15 है।
प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें आप सभी से पूछा जा रहा है, ध्यान से आप लोग समझेंगे। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? विकल्प दिया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार दिया है। तो आप सभी राइट आंसर का चयन करें कि राइट आंसर का क्या होगा। देखिए, यदि हम संसद की बैठक की बात करें तो संसद की जो बैठक है, ये जो है साल में कम से कम जो है इसकी जो बैठक है, यह जो है 2 बार होनी चाहिए। लेकिन बैठक के लिए 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो 3 बैठक की परंपरा चलती आ रही है, जैसे ग्रीष्म बैठक, शीत बैठक और वसंत बैठक की परंपरा चलती आ रही है। लेकिन हम बात करते हैं कि इस प्रश्न की अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर होगा, तो वो जो है 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 16 है, इसमें आप सभी से यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा समस्या हो रही है। तो आप सभी से पूछा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है, आपको बताना है। और यहाँ पर विकल्प क्या क्या दिए हैं? पहला दिया है एक दल प्रधानता, दल रहित प्रधानता, बहुदलीय और द्विदलीय दिया है। तो आप सभी राइट आंसर का चयन करें कि राइट आंसर जो है आपका क्या होगा। चलिए, सबसे पहली चीज तो यहां पर आपको समझना है कि दल पद्धति या दल प्रणाली होती क्या है, इसके बारे में आप समझिए। देखिए, जो दल प्रणालियां है, ये प्रमुख रूप से देखा जाए तो जो है 3 प्रकार की होती हैं। पहला क्या है? एक दल प्रणाली होती है, दूसरा जो होता है द्विदलीय होती है, और जो तीसरा होता है वह बहुदलीय प्रणालियां होती हैं। अब यहाँ पर आप सभी को समझना है कि एक दलीय प्रणाली होती क्या है। देखिए, फांसीवाद और नाजीवादी जैसी अधिनायक प्रणालियों में एक दल प्रणाली हुआ करता था। और वर्तमान में देखा जाए तो जो साम्यवादी चीन है, तो साम्यवादी चीन में एक दल प्रणाली है। और ये जो एक दल प्रणाली होती है, ये सबसे कम प्रजातांत्रिक होती है, क्योंकि जनता के पास देखा जाए तो चुनाव करने का विकल्प नहीं होता है एक दल की प्रणाली में, क्योंकि एक ही दल होगा तो जनता चुनाव कहां से कर पाएगी। इसीलिए ये जो प्रणाली है सबसे कम उपयुक्त प्रणाली मानी जाती है। चलिए, अब हम अगला विकल्प में यहाँ पे देखते हैं। तो अगला विकल्प क्या दिया है? बहुदलीय प्रणाली दिया है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में थोड़ा देखते हैं। देखिए, जो बहुदलीय प्रणाली होती है, यह कहाँ पाई जाती है वर्तमान में? तो वर्तमान में प्रमुखतः देखा जाए तो फ्रांस और भारत में बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है। और ये जो प्रणाली होती है सर्वाधिक लोकतांत्रिक, सर्वाधिक लोकतांत्रिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि जनता के पास जो है चुनने के लिए कई विकल्प होते हैं। जैसे हम बात करें भाजपा, कांग्रेस, सपा इत्यादि सारी पार्टियां होती हैं। और ये जो है एक प्रकार से सब लोकतंत्र के लिए सब सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली नहीं होती है।
और देखते हैं विकल्प में क्या दिया है, एक दिया है द्विदलीय प्रणाली दिया है। तो ये जो द्विदलीय जो प्रणाली होती है, इस प्रणाली में जनता के पास देखा जाए तो अधिक विकल्प नहीं होते हैं, और यही जो प्रणाली होती है ये जो है बहुत अधिक जो है प्रजातांत्रिक नहीं होती है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो प्रजातंत्र के लिए सबसे उपयुक्त जो प्रणाली होती है वह जो है द्विदलीय प्रणाली होती है। और इसी तरीके से यदि हम अगले विकल्प का एनालाइज करते हैं तो विकल्प में क्या दिया है कि यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि विकल्प में एक और दिया है दल रहित। तो दल रहित क्या होता है कि राजनीतिक दलों के कारण देखा जाए तो राजनीति में धन बल और बाहुबल का प्रयोग जो है बढ़ रहा है, इसीलिए देखा जाए तो जो है जयप्रकाश नारायण और M.N. राय तथा विनोबा भावे और गांधी जी MG गांधी जी ने दलविहीन प्रजातंत्र की वकालत की थी। और इसी तरीके से देखा जाए तो दलविहीन जो प्रजातंत्र है इसके सबसे जो है प्रबल समर्थकों की बात किया जाए तो इसके जो है सबसे प्रबल जो समर्थक हैं उनका नाम है जय प्रकाश नारायण है। और एक उम्मीद और आशा करते हैं कि इस प्रश्न में आप सभी को कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसमें जो है प्रश्न संख्या 16 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है, और विकल्प दिया है नागरिकता, पंचायती राज और राज्य, और दिया है नगर निगम। तो आप सभी कमेंट के माध्यम से राइट आंसर का चयन करें। देखिए दोस्तों, नागरिक शास्त्र की बात किया जाए तो नागरिक शास्त्र में अध्ययन का जो प्रमुख विषय होगा वह होगा राज्य। राज्य का ही जो है नागरिक शास्त्र में अध्ययन किया जाता है, अर्थात तीसरा विकल्प जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 18 है इसमें जैसा कि आप सब स्क्रीन में देख पा रहे हैं आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था, किसने, आपको बताना है। विकल्प में है के संथानम समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और संविधान प्रारूप समिति। आप सभी राइट आंसर का चयन करें। चलिए तो सबसे पहले हम मूल्यांकन करते हैं पहले विकल्प का कि के संथानम जो समिति है, तो ये के संथानम समिति होती क्या है, ये थी क्या। तो ध्यान से आपको समझना है कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो के संथानम समिति थी तो इसका जो गठन किया गया था 1962 में किया गया था। और उस समय जो गृह मंत्री थे तो लाल बहादुर शास्त्री जो है गृह मंत्री थे, और इन्हीं के समय में जो है संथानम समिति का गठन किया गया था। और जो है इसी संथानम समिति की जो है सिफारिश के आधार पर देखा जाए तो जो है केंद्रीय सत्कर्ता, आप सभी नोट करते चलेंगे, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का जो है गठन किया गया।
और जो है केंद्रीय जो सत्कर्ता आयोग है, तो इसका जो गठन किया गया था, तो 1964 में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन किया गया। और इसके गठन करने के पीछे कारण क्या था, तो केंद्र सरकार के विभागों में जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार की जांच करने के उद्देश्य के लिए जो है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन किया गया था। और ये जो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग है, तो ये कैसी संस्था है, यदि आपसे पूछा जाता है तो आप सभी बताएंगे कि ये जो संस्था है परामर्श दात्री संस्था है। और उम्मीद और आशा करते हैं कि जो पहला विकल्प था, पहले विकल्प को आप सभी ने भली भांति समझ लिया होगा। चलिए, अब अगला विकल्प दिया है बलवंत राय जो है मेहता समिति दिया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। और इन्होंने अपनी जो है सिफारिश में जो है त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कही थी। अर्थात इन्होंने कहा कि जो है ग्राम स्तर पर जो है ग्राम पंचायत होगी, और इसी तरीके से क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत की बात कही, तथा जिला स्तर पर जो है जिला पंचायत की इन्होंने बात कही। और इसी समिति की सिफारिश के आधार पर जो है देखा जाए तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। चलिए, अब हम मूल्यांकन करते हैं कि जो है तीसरा विकल्प का, तो तीसरे विकल्प में दिया है अशोक मेहता समिति। तो अशोक जो मेहता समिति है, इसका जो गठन किया गया था 1977 में किया गया था। और इन्होंने अपनी सिफारिश में द्विस्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कही। अर्थात आपने उपरोक्त में देखा कि बलवंत राय मेहता समिति में क्या था, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, और क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत, और जिला स्तर पर जिला पंचायत की बात की गई थी। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अशोक मेहता समिति ने ग्राम और क्षेत्र पंचायत के स्थान पर इन्होंने मंडल पंचायत और जिला पंचायत की बात कही। अर्थात इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वह जो है तीसरा जो विकल्प है, यही आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला जो विकल्प में दिया है संविधान की जो प्रारूप समिति है, तो प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इस तरीके से इस प्रश्न का आप सभी ने एकदम जो है व्याख्यापूर्ण जो है आपने मूल्यांकन किया। चलिए, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या जो 19 है, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से आप सभी पहले देखेंगे। तो इसमें जो है आपसे पूछा जा रहा है कि सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता। ये विचार किसका है, आप सभी को बताना है। और यहाँ पर विकल्प हम जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, दिया है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, केटी शाह, दामोदर स्वरूप सेठ दिया है। तो आप सभी बताएंगे कि राइट आंसर जो है क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। चलिए,
अब हम और विकल्पों का भी मूल्यांकन करते हैं। तो देखिए जो डॉक्टर अंबेडकर हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर को जो है संविधान का पिता अर्थात फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से इन्हें जाना जाता है, तथा डॉक्टर अंबेडकर को ही आधुनिक मनु के नाम से भी जाना जाता है। और डॉक्टर अंबेडकर को ही देखा जाए तो इन्हें जो है संविधान की जननी भी कहा जाता है। और संविधान की जननी की बात का किया जाए तो किसने कहा था, तो के.वी. राव ने इन्हें जो है बी.आर. अम्बेडकर को संविधान की जननी कहा था। और के.टी. शाह जो विकल्प में दिया है, तो के.टी. शाह ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व आगे की तारीख में भुनाया जाने वाला एक क्या है, चेक है। इस तरीके से आप सभी ने देखा कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। तो इसमें जो है आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ है, आपको बताना है। विकल्प दिया है मंत्रिमंडल मिशन, बेबल योजना, राजगोपालाचारी योजना, शिमला सम्मेलन दिया है। तो आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। देखिए जो संविधान सभा अर्थात जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था वह जो है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर किया गया था, और जिसे हिंदी में ही कहा जाता है मंत्रिमंडल मिशन कहा जाता है, अर्थात ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो कैबिनेट मिशन योजना थी, ये कैसी योजना थी, तो ये 3 सदस्यीय योजना थी। और इनके सदस्यों में यदि हम बात करते हैं तो जो पहले सदस्य थे उनका नाम था सर स्टे फोर्ड क्रिप्स, जो है पहले सदस्य थे। और अगले सदस्यों में देखा जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर कनिंघम। और जो अगले सदस्य के रूप में थे, जो तीसरे सदस्य थे, उनका नाम था लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, जो हैं ये तीसरे सदस्य थे। इस तरीके से आप सभी ने देखा कि इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप सभी से प्रश्न संख्या 21 में पूछा जा रहा है कि राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं कौन, आपको बताना है। विकल्प में क्या क्या दिया है दोस्तों, दिया है सुकरात, अरस्तु, चाणक्य और कार्ल मार्क्स दिया है। तो आप सभी राइट आंसर का चयन करें कि राइट आंसर जो है क्या होगा। देखिए यदि राजनीति शास्त्र के पिता की बात करें तो जो अरस्तु हैं, जो अरिस्टोटल हैं, तो अरिस्टोटल को ही राजनीति शास्त्र का पिता कहा जाता है। और यदि हम बात करते हैं कि अरस्तु की जो है प्रसिद्ध पुस्तकें क्या हैं, तो इसमें से जो है पॉलिटिक्स जो है इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में जानी जाती है। और पॉलिटिक्स के अलावा भी देखा जाए तो इथिक्स जो है इनकी अगली प्रसिद्ध पुस्तक में जानी जाती है। और इसी तरीके से और हम देखते हैं कि इस प्रश्न का आपने देखा कि राइट आंसर जो है 2 हो गया है। और हम बात करते हैं चाणक्य। चाणक्य की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र जो है, तो अर्थशास्त्र का जो संबंध है वह राजनीति विज्ञान से इसका संबंध है। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या
22 की तरफ, और एक उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक जो है सारी बातें समझ में आई होंगी। चलिए, प्रश्न संख्या 22 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राज्य नहीं है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य नहीं है, आपको बताना है। और विकल्प में क्या दिया है? राजस्थान दिया है, नेपाल दिया है, बांग्लादेश दिया है, श्रीलंका दिया है। तो आप सभी कमेंट के माध्यम से बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि जो राज्य स्थान है, यह जो है भारत संघ की एक इकाई है, ना कि बात किया जाए संप्रभुता संपन्न राज्य है, अर्थात जो है ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 23 है, तो 23 में जो है आप सभी से पूछा जा रहा है कि राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व है, और विकल्प में दिया है भूभाग, जनता, सर्वोच्च सत्ता, राष्ट्रीयता। तो आप सभी कमेंट के माध्यम से बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए, आप सभी को ध्यान से समझना है कि जो राज्य होता है, तो राज्य के निर्माण के लिए जो है, या हम कहें कि राज्य के जो आवश्यक तत्व होते हैं, तो कितने होते हैं? तो जो राज्य के आवश्यक तत्व होते हैं, प्रमुख रूप से 4 होते हैं। अब उनमें से देखा जाए कि जो प्रमुख रूप से जो 4 तत्व होते हैं, क्या-क्या होते हैं? उसमें से पहला जो होता है तत्व, जनसंख्या होता है, और जो दूसरा तत्व होता है, वह भूभाग होता है, और जो तीसरा तत्व होता है, सरकार होता है, और जो चौथा तत्व होता है, वह होता है संप्रभुता, जिसे ही कहा जाता है सर्वोच्च सत्ता कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान से आपको समझना है कि देखिए, जो जनसंख्या, भूभाग और जो सरकार हैं, तो इन तीनों को जो है राज्य के शरीर कहा जाता है, बॉडी ऑफ स्टेट कहा जाता है। और आपने यहाँ पर देखा कि यदि आपसे पूछा जाए कि राज्य के शरीर कुल कितने होते हैं, तो राज्य के शरीर 3 होते हैं, जनसंख्या, भूभाग और सरकार होता है। और यहाँ पर जो संप्रभुता है प्यारे विद्यार्थियों, तो संप्रभुता ही जो है ये राज्य का जो है सबसे आवश्यक तत्व होता है। क्यों होता है? क्योंकि संप्रभुता के अभाव में हम किसी राज्य को राज्य नहीं कह सकते हैं, और संप्रभुता का अर्थ सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च आदेश होता है, और जिसके पास जो है सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च आदेश होगा, वही राज्य कहलाने का अधिकारी होगा, अर्थात जो है तीसरा विकल्प सर्वोच्च सत्ता आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 24 है, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत क्या है, आपको बताना है। अब देखिए, विकल्प क्या क्या दिया है विद्यार्थियों। तो विकल्प दिया है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, पैतृक सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत। तो आप सभी कमेंट के माध्यम से राइट आंसर का चयन करें। देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि पहला जो विकल्प दिया है दैवी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, इनके समर्थकों में देखा जाए तो जेम्स प्रथम जो हैं इनके समर्थकों में जाने जाते हैं, और इसी के साथ ही अगले जो समर्थक हैं उनका नाम है रॉबर्ट फिल्मर, अगले समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। और अगले समर्थक के रूप में देखा जाए तो लुई 14वां भी अगले समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। और जेम्स जो प्रथम हैं, तो जेम्स प्रथम की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है लॉ ऑफ
फ्री मोनार्की जो है जेम्स प्रथम की प्रसिद्ध पुस्तक है। और जो रॉबर्ट फिल्मर थे, तो रॉबर्ट फिल्मर की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी उसका नाम है पैट्रियार्का। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। और इसी तरीके से देखा जाए तो ये जो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत था, ये सबसे जो है ये एक सही सिद्धांत नहीं था, क्योंकि इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बताया गया था कि राज्य की उत्पत्ति का जो आधार था ये ईश्वर के द्वारा इसकी जो है उत्पत्ति की गई है। और अगले विकल्प का हम मूल्यांकन करते हैं जो शक्ति सिद्धांत है। तो इस शक्ति सिद्धांत के जो है प्रबल समर्थकों में देखा जाए तो इसमें जो पहला नाम आता है उसका नाम है ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर आते हैं। और अगले समर्थक के रूप में वाल्टेयर आते हैं। और हम अगले समर्थक के रूप में बात करते हैं कि जो जो शक्ति सिद्धांत है, तो अगले समर्थक आते हैं डेविड ह्यूम जो हैं अगले समर्थक हैं। और अगले समर्थकों में देखा जाए तो त्रितस्के आते हैं। और अगले समर्थकों में देखा जाए तो नीत्शे आते हैं। चलिए, इस तरीके से आप सभी ने देखा कि जो शक्ति सिद्धांत है, इस शक्ति सिद्धांत में यह बताया गया था कि प्रारंभ में जो है दो वर्ग थे, एक जो है सबल वर्ग था और दूसरा निर्बल वर्ग था। और सबल वर्ग ने जो है निर्बल वर्ग के लोगों पर आक्रमण किया और जो है इस तरीके से जो है एक राज्य की उत्पत्ति हुई। चलिए, अब हम देखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का जो पैतृक सिद्धांत है, तो इस पैतृक सिद्धांत में देखा जाए तो इसको टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है। और एक तरफ जो है पितृसत्तात्मक सिद्धांत की चर्चा की जाती है और दूसरी तरफ मातृ सत्तात्मक सिद्धांत की चर्चा की जाती है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि जो पितृ सत्तात्मक सिद्धांत था, तो इसके जो है सबसे प्रबल समर्थक जो है पितृसत्तात्मक सिद्धांत के कौन थे, तो नाम आता है अरस्तु आता है। लेकिन ये जो समर्थक थे इन्होंने एंशियंट पीरियड में जो है इनका समर्थन किया था। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि मॉडर्न में अर्थात आधुनिक समय में जो है पितृसत्तात्मक सिद्धांत के जो है सबसे प्रबल समर्थक कौन हैं, उनका नाम आता है हेनरी मैन आता है। चलिए, अब हम इसी तरीके से बात करते हैं कि जो है मातृ जो सत्तात्मक सिद्धांत है इसके समर्थकों में नाम क्या क्या आता है, तो उसमें पहला नाम आता है बर्नी हार्डी का नाम आता है। और अगले समर्थकों में जैक्स इस्माल आते हैं। और अगले समर्थकों में आप सभी अच्छे से नोट करते चलेंगे, गामलू बिच का नाम आता है। और इसके बाद देखा जाए तो बैचोफन ये जो है मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के प्रबल समर्थकों में जाने जाते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं कि अगले विकल्प में क्या दिया है, विकासवादी सिद्धांत दिया है। तो विकासवादी जो सिद्धांत है विद्यार्थियों, इसके हम समर्थक की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले समर्थक में देखा जाए तो गार्नर नाम आता है। और उसके बाद जो है मैकाइबर भी जो है विकासवादी सिद्धांत के प्रबल समर्थक में आते हैं। और वर्गिस भी आते हैं। और इसके साथ देखा जाए तो ब्राइस भी आते हैं और कई सारे नाम आते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो इस प्रश्न का जो राइट और यथोचित जो आप सभी का आंसर होगा वह हो जाएगा विकासवादी सिद्धांत ही होगा, क्योंकि विकासवादी सिद्धांत में जो है राज्य की जो उत्पत्ति है
इसमें जो आधार बताया गया था कि राज्य जो है ना तो ईश्वर की सृष्टि है और ना ही भौतिक शक्तियों का परिणाम है, ना तो किसी समझौते की कृति है और ना ही परिवार का विस्तार, यह तो जो है क्रमिक रूप से विकसित हुआ था। इस तरीके से आप सभी ने देखा कि इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में 25 जो प्रश्न है इसमें आप सभी से पूछा जा रहा है कि लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है। विकल्प दिया है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जनता, संसद। तो आप सभी को जो है राइट आंसर का चयन करना है कि लोकप्रिय जो संप्रभुता है किसमें निहित होगी। चलिए देखिए दोस्तों, जो लोकप्रिय संप्रभुता होती है तो ये जो है जनता में ही निहित होती है, अर्थात जो है तीसरा विकल्प जो है आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 26 है इसमें आप सभी से पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा सिद्धांत एक तत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है, आपको बताना है। विकल्प में दिया है समाजवाद, बहुलवाद, व्यक्तिवाद, उदारवाद। तो आप सभी जो है राइट आंसर का चयन करें कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए विद्यार्थियों, इस प्रश्न में ही जो है उत्तर छिपा हुआ है विकल्पों में। प्रश्न क्या पूछा था, एक तत्ववादी संप्रभुता जो है का विरोधी कौन सा होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुलवाद हो जाएगा। अर्थात जो है दूसरा विकल्प जो है आप सभी का जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं तो आप सभी से पूछा जा रहा है कि लेवियाथन के लेखक कौन हैं। विकल्प में दिया है अरस्तु, मैकियावेली, मैथिया दिया है, थोड़ा सा त्रुटि हुई है प्रिंटिंग में, हॉब्स दिया है, बोंदा दिया है। तो आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं। देखिए यहाँ पर हम पहले विकल्प का मूल्यांकन करते हैं कि जो पहला विकल्प दिया है अरस्तु दिया है, तो अरस्तु की यदि हम बात करते हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक कौन कौन सी है, तो पॉलिटिक्स आप सभी नोट करते चलेंगे। पॉलिटिक्स जो है अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक है और इसके साथ ही देखा जाए तो इथिक्स जो है इनकी अगली प्रसिद्ध पुस्तक है। चलिए और अगला जो विकल्प में दिया है मैकिया वली दिया है ना, तो मैकिया वली जो दिया है, तो मैकिया वली के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मैकिया वली की कौन कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो उसमें जो है जो सबसे पहली इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है द, आप सब नोट करते चलेंगे, द आर्ट ऑफ वार इनकी प्रसिद्ध पुस्तक में शामिल है। और अगली जो प्रसिद्ध पुस्तक है डिस्करेज डिस्करेज ऑन लीबी इनकी अगली पुस्तक है। और मैकियावेली की ही एक प्रसिद्ध पुस्तक है क्या, द प्रिंस, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। और अब जो तीसरा विकल्प में दिया है हॉब्स दिया है, तो लेवियाथन जो है हॉब्स की ही प्रसिद्ध पुस्तक है, अर्थात यही जो है आप सभी का जो है एकदम जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो 28 है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, तो प्रश्न संख्या 28 में आपसे पूछा क्या जा रहा है, ध्यान से आप समझना है कि सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किसने किया। विकल्प में दिया है हॉब्स, हेगल, रूसो, महात्मा गांधी। तो जो है आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। देखिए रूसो के अनुसार यदि हम बात करते हैं तो रूसो ने कहा कि राज्य जो है एक नैतिक प्राणी होता है और इसकी जो है एक अपनी
इच्छा होती है जो व्यक्तियों की विभिन्न इच्छाओं के प्रयोग से भिन्न होती है। राज्य की यही इच्छा जो है सामान्य इच्छा कहलाती है। इस तरीके से आपने देखा कि सामान्य इच्छा का जो है प्रतिपादन किसने किया था, तो रूसो ने किया था। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या जो है 29 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 29 में जो है आपसे पूछा क्या जा रहा है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रीन में। थोड़ा सा, हाँ चलिए आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है, आपको बताना है। और विकल्प में क्या दिया है, शक्ति सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत, सामाजिक समझौते के सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो पहला विकल्प दिया है शक्ति सिद्धांत दिया है, तो शक्ति सिद्धांत में देखा जाए तो राज्य की जो उत्पत्ति का जो आधार था, इसमें जनता की इच्छा से नहीं था, बल्कि इसमें एक था सबल वर्ग और दूसरा था निर्बल वर्ग। तो सबल वर्ग ने निर्बल वर्ग के लोगों पर आक्रमण करके उनके भूभाग को अपने भूभाग में मिला लिया। इस तरह धीरे धीरे कई भूभागों को आपस में मिलाते गए सबल वर्ग जो है, तो एक राज्य की उत्पत्ति हुई। तो इसमें जो है जनता की इच्छा से थोड़ी ना हुआ है, तो ये पहला विकल्प जो है गलत दिया है। और दूसरा दिया दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में राज्य की उत्पत्ति का जो आधार माना गया था, वह जो है ईश्वर को माना गया था, अर्थात देवी या देवता को माना गया था। तो इसमें भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनता की जो इच्छा थी, जो जनता की इच्छा थी, थोड़ी इच्छा को माना गया, तो ये भी विकल्प दिया है गलत। अगला दिया सामाजिक समझौते की सिद्धांत, बिल्कुल जो तीसरा विकल्प दिया है यही जो है आप सभी का जो है राइट आंसर होगा। अर्थात सामाजिक जो है समझौते के सिद्धांत के तहत देखा जाए तो जो है जनता की इच्छा से जो है राज्य की स्थापना की गई थी। और यहाँ पर समझना है आप सभी को कि जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, इसके जो सबसे प्रबल समर्थक में नाम आता है वो है हाब्स, लाक और रूसो, इनके प्रबल समर्थकों में शामिल थे। और सामाजिक समझौता जो सिद्धांत है, इस सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बात किया जाए तो प्रथम प्रतिपादक कौन थे ना, आप नोट करते चलेंगे, प्रथम प्रतिपादक कौन थे सामाजिक समझौते सिद्धांत के। प्रथम प्रतिपादकों में देखा जाए तो जो सोफिस्ट विचारक थे, ये प्रथम प्रतिपादक के रूप में जाने जाते थे। लेकिन सामाजिक समझौते के सिद्धांत में देखा जाए तो भारतीय प्रतिपादक कौन थे, तो भारतीय प्रतिपादक में देखा जाए तो कौटिल्य थे। और नए ढंग से जो है व्याख्या किसने किया था इस सिद्धांत की, तो राल्स ने किया था। इस तरीके से आप सभी ने देखा कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह तीसरा हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 30 में जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि आपसे पूछा क्या जा रहा है कि स्वनिर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार है, किसने कहा, आपको बताना है। और विकल्प में दिया है वुड्रो विल्सन, लॉर्ड कर्जन, रविंद्रनाथ टैगोर, बर्टट रसल दिया है। आप सभी कमेंट के माध्यम से बताएं कि राइट आंसर जो है क्या होगा। चलिए चलिए देखिए दोस्तों, स्वनिर्णय का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के विषय में देखा जाए तो ये जो कथन है किसने कहा था, तो लॉर्ड कर्जन ने ही कहा था, अर्थात दूसरा विकल्प जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की तरफ। तो आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा है, किसने कहा दोस्तों। विकल्प दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जेम्स मिल स्टुअर्ट और मैकियावेली दिया है। तो आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। देखिए राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा है, ये जो कथन है विद्यार्थियों
रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इस कथन का प्रतिपादन किया था, अर्थात ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 32 में आपसे पूछा क्या जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, आपको बताना है दोस्तों। और विकल्प देखते हैं क्या क्या दिया है। न्यूयॉर्क दिया है, वाशिंगटन डीसी दिया है, लंदन दिया है, द हेग दिया है। तो आप सभी कमेंट के माध्यम से बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखिए दोस्तों, जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा आप नोट करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना की गई थी तो 18 अप्रैल 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ स्थित है बात किया जाए तो नीदरलैंड की राजधानी द हेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। और वर्तमान में देखा जाए तो इसमें कुल जो है 193 सदस्य देशों को शामिल किया गया है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में। और हम बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है, इस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो उनका नाम है जो आन डोबोग जो है इसके अध्यक्ष हैं। और ये यूएसए के रहने वाले हैं। इस तरीके से आप सभी ने देखा कि प्रश्न संख्या जो 32 था, इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा विकल्प चौथा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 33 है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, आपको बताना है। विकल्प दिए हैं सन 1919 ईस्वी में, सन 1945 ईस्वी में, सन 1947 ईस्वी में, सन 1935 ईस्वी में। तो आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। चलिए यदि हम बात करते हैं कि यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें कुल 193 सदस्य देशों को शामिल किया गया है। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह जो है विकल्प संख्या जो 2 है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 34 है, इसमें जो है आपसे पूछा जा रहा है कि थोड़ा सा मिस्टेक हुआ ना। आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। विकल्प दिया है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। तो आप सभी कमेंट के माध्यम से बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए आपके कमेंट का वेट करते हैं। देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रधानमंत्री होते हैं, तो इनका जो कार्यकाल होता है 10 वर्ष का होता है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो 35 है, इसमें जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, आपसे पूछा जा रहा है ना। विकल्प में दिया है सुभाष चंद्र बोस ने, रास बिहारी बोस ने, जयप्रकाश नारायण ने, एम.एन. राय ने। तो आप सभी राइट आंसर का चयन करें कि राइट आंसर क्या होगा फॉरवर्ड ब्लॉक के परिप्रेक्ष्य में। देखिए दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक जो है, फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है, तो सुभाष चंद्र बोस ने ही इसकी स्थापना किया था। और कब किया था, तो 1939 में इनके द्वारा स्थापना किया गया था।
और आज की इस क्लास में हम चलते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ और उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी को सारी बातें समझ में यहाँ तक आ गई होंगी। और अंतिम प्रश्न जो है आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वराज दल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। विकल्प दिया है जलियांवाला बाग हत्याकांड, प्रांतीय स्वशासन, काउंसिल प्रवेश, बंगाल विभाजन। तो आप सभी राइट आंसर का चयन करें कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्वराज जो दल है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो 1 जनवरी जो है 1923 को स्वराज दल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी। तो देश बंधु जो है चित्तरंजन दास के द्वारा, और इनके सदस्यों में देखा जाए तो पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है स्वराज दल की स्थापना की गई थी इस तरीके से। और अब हम बात करते हैं कि जो स्वराज दल है तो स्वराज दल का जो है प्रथम अधिवेशन कहें या प्रथम बैठक कहाँ हुई थी। तो इसकी जो है प्रथम बैठक जो है इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में इसकी स्थापना हुई थी। और इस प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो काउंसिल प्रवेश अर्थात तीसरा जो विकल्प है यही जो है आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और एक उम्मीद और आशा करते हैं कि यूपी टीजीटी का जो प्रीवियस ईयर अर्थात सन 2001 में जो पेपर आया था सामाजिक विज्ञान का, इसमें से मैंने अभी आपको जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 36 तक के जो मैंने आपको प्रश्न कराया, आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।